सभी का स्वागत है। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न देखेंगे सीडीपी के। ठीक, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और प्रश्नों को पढ़िए और समझिए, हम आपको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। चैनल पे हमारे बने रहिए। जैसा आपको पता है, डे नाइट क्लासेस पर बराबर 20 अगस्त की तैयारी के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो आप जुड़े रहिए और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में सीडीपी के और भी क्लासेस पढ़े हुए हैं, जैसे 7वां है ये लेक्चर है। इससे पहले जो पढ़े हुए हैं हिंदी के, मैथ की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी पढ़िए, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। देखिए, शुरू करेंगे हम। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके लिए सबसे अच्छा है? अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत देखिए तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए है। ठीक, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। ऑप्शन ऊपर नीचे थोड़ा होगा। ये तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए ये जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है, ये अंतर्दृष्टि अथवा सूझबूझ के द्वारा चीज़ों को समझना। प्रतिभाशाली बच्चों में सीखने और समझने की क्षमता चूँकि अधिक होती है, तो सूझबूझ के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा वो बेहतर तरीके से और सीख सकते हैं। दूसरा प्रश्न लेंगे। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों को विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं? प्रश्न देखिए, किस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्तियों, वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न जातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं? प्रश्न कोशिश करिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ऑप्शन भी ध्यान से पढ़िए। सीडीपी में प्रश्न ही ऐसे होंगे। इसमें तो आपका आता है प्रकृतिवादी। ऑप्शन इसमें आपका 2 नंबर है। प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्तियों में वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी समूह एवं प्राकृतिक सौंदर्य को परखने की क्षमता होती है। तो 2 नंबर आपका ऑप्शन सही है। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है? संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करके किस चीज़ का विद्यार्थियों का विकास कर रहा है, बच्चों का? वो कर रहा है, देखिए तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान की आपको हम परिभाषा भी बता दे रहे हैं। देखिए, अधिसंज्ञान किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की जागरूकता के बारे में जागरूकता जो होती है वो होती है अधिसंज्ञान। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से एक प्रश्न मिलेगा आपको। सीटेट 2023 में 100% मिलेगा। 99 नहीं, 100% मिलेगा। कुछ प्रश्न आपको शिक्षा नीति 2005 से मिल सकता है, 20 से तो मिलना ही मिलना है। ठीक, तो उसकी क्या सिफारिश थी? 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, क्या सिर्फ सिफारिश थी? क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा बहुभाषावाद। 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसमें बहुभाषिता पर जोर दिया गया है। चलिए, 1-2 पॉइंट और बता देते हैं इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमने बता दिया बहुभाषावाद पर जोर दिया गया है। इस पर किसकी सिफारिश की गई है इस नीति में? तो इस नीति में कक्षा क्लास जो है ना 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी, स्थानीय भाषा में होगी या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने के माध्यम की ये बात कही गई है। और इसमें कक्षा 8 या उससे आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? बच्चे जो स्वयं से संवाद करते हैं, बात करते हैं, मन में बुदबुदाते हैं, ठीक है, स्वयं से बात, तो इसको क्या कहा गया है? इसको बताया गया है, वाइगोत्स्की ने कहा था, निजी संवाद नाम दिया है उन्होंने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए हमने ये पता कर लिया है किस बच्चे का बुद्धि का लेवल क्या है, ठीक है। उसके लिए किस व्यवहार से कौन सा अब काम उसको नहीं करना चाहिए, बताना। देखिए कौन सा नहीं करना चाहिए। परामर्श देना चाहिए और बुद्धि परीक्षण का उपयोग कर अनुसंधान बच्चों को व्यापक सहयोग करना चाहिए, पॉजिटिव बात है। और शिक्षकों को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका 2 नंबर वाला ऑप्शन है, ठीक। ये नहीं करना चाहिए शिक्षक को। परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों को चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए जब उसने जान लिया कि बच्चों का लेवल क्या है, ठीक। तो ऐसा नहीं कम बुद्धि वाले बच्चों को कठिन कामों में ना लगाया जाए क्योंकि कम बुद्धि है, ऐसा नहीं करना है, इस व्यवहार से बचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, 2 नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें बाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया जाता है, ये बताना है। क्या होता है बाल विकास क्षेत्र में। देखिए बाल विकास का क्षेत्र हम जानते हैं, संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी योग्यताओं के संबंध में एक बालक के निरंतर विकास का अध्ययन किया जाता है, 4 नंबर। हमने आपको इससे पहले बताया है, अगर एक प्रश्न के उत्तर थोड़ा सा व्याख्या करके, थोड़ा सा समझा करके, विस्तार से थोड़ा सा बताता है ना, तो उस उत्तर के होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक। मानव मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, ये नहीं है तो ये इसमें है, ऐसा नहीं, इस पॉइंट ये भी हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको चुनना होता है ना, 4 नंबर का हो। नेक्स्ट देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में शिक्षा में किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के 2 महत्वपूर्ण तत्व कौन से होंगे। व्यक्तिगत रुचि और विभिन्नता, आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा। प्रगतिशील शिक्षा में क्या है, रुचि होना चाहिए, और उस रुचि को पूरा करने के लिए प्रयास होना चाहिए, ठीक। थोड़ा सा कॉमन सेंस करके भी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। भाई प्रगतिशील शिक्षा तब मानी जाएगी यदि एक छात्र की रुचि है, उसमें हम रुचि उत्पन्न करें, ठीक, और उसको बाद उसको कैसे सिखाना इसका प्रयास करना चाहिए, तो वो शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा है। अगला, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। बच्चों का विकास करना है, बहुमुखी विकास करना है, सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक। तो क्या करेंगे हम, ऑप्शन देखते रहिए क्या हो करेंगे। देखिए बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रियाएं सिखाएंगे, ठीक। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं लेकिन ये 2 नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। अब आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे। मैंने बताया सीटेट में आपको निगेटिव बात तो बिल्कुल नहीं कहनी है, ठीक है। घर भेज देंगे, घर क्यों भेज देंगे, उनको कैसे सीखेंगे। बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठ कर करने को कहेंगे, ये भी नहीं है। कक्षा में की यानी दैनिक गतिविधियों को बंद करा देंगे। पहले अपने आप एलिमिनेट गलत कर दीजिएगा, निगेटिव स्टेटमेंट को अलर्ट हटा दीजिएगा, ठीक। अगर पॉजिटिव बात पूछी गई है, कोई सकारात्मक बात, इसमें सकारात्मक बात पूछी गई है तो वैसे भी नकारात्मक हटा देंगे हम। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखें, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान में निम्नलिखित में किसके समावेशन में मदद मिलेगी। प्रश्न विद्यार्थियों ये कह रहा है, अगर हम पढ़ाई के तरीके, विभिन्न तरह के जो तरीके हैं और पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, और उस पाठ को, चीज़ों को, विषय को अच्छे से प्रस्तुत कराने के लिए अगर हम चीज़ें शामिल करते हैं तो किस चीज़ के लिए मदद मिलेगी। देखिए श्रवण बाधित छात्र भी सीख सकेंगे अगर प्रस्तुतिकरण आपका विभिन्न तरह का है, अलग तरह का है, अच्छा है, ठीक, और कई सामग्री उसमें शामिल की गई तो दृष्टिबाधित छात्र भी सीखेंगे। और कौन सीखेगा,
अधिगम कठिनाई करने वाले छात्र भी सीखेंगे। ठीक, प्रस्तुतिकरण अच्छा है। गतिमान दिव्यता वाले छात्र, यानी सभी तरह के विद्यार्थियों को सीखने को मिलेगा यदि आपके प्रस्तुतिकरण में विविधता है। अगला है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उसके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों में बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेद के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार लीला विकास के किस चरण में है, ये बताना है। प्रश्न पढ़ लीजिए फिर से। ये जो लीला की प्रक्रिया है 9 वर्षीय बालिका की, तो ये पूछा गया किस स्तर पर है उसका संज्ञानात्मक विकास। देखिए इसमें राइट आंसर होगा 3 नंबर, ये मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था होती है? देखिए जीन पियाजे के अनुसार ये वो अवस्था होती है जिस अवस्था में बालक बालिका चीज़ों का वर्गीकरण करना, चीज़ों को समझना, पहचानना और उनमें भेद करना ये सीख जाते हैं। ठीक है, और उनमें तार्किक चिंतन भी शुरू हो जाता है। वो अवस्था कौन सी कहला शुरू हो जाती है? वो कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप समझ गए होंगे ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है। नेक्स्ट, वह विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है। ठीक, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सफल समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए? साथियों के प्रति सहानुभूति और दया। देखिए ये निगेटिव पॉइंट है। वैसे दया और सहानुभूति इनको ज़रूरत नहीं है दिव्यांगों को। शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार ये भी गलत है। विद्यार्थियों का अलगाव 1 नंबर। सुलभ अवसंरचना इमारतें। विद्यार्थियों को क्या देनी चाहिए? दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ज़रूरत है कि ऐसी अवसंरचना हो, ऐसा विद्यालय हो, ऐसा संगठन हो जिसमें उपयुक्त कमरे हों, उचित उठने बैठने की व्यवस्था हो, उनको क्लास तक जाने की व्यवस्था हो, रैंप लगे हों, प्रशिक्षित शिक्षक हो। ये चीज़ें जरूरी। तो आपका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक कौन सा है? वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण के लिए प्रेरित करना। ठीक, ये है 2 नंबर का ऑप्शन। आप इसमें आपका ये होगा 3 नंबर वाला। ठीक, ये नहीं होगा। परीक्षण करके नहीं, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करना, ये होगा 3 नंबर ऑप्शन। वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करना है। नेक्स्ट, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्राक, लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? लड़कों को मिल रहा है, कार मिल रही है खेलने के लिए, यांत्रिक ब्लॉक मिल रहे हैं, लड़कियों को गुड़िया मिल रही है और चित्रकारी मिल रही है। तो सीधी सी बात है, ये दिखाएगा हमारा जेंडर पक्षपात। ठीक, जेंडर पक्षपात को दिखाएगा ये। नेक्स्ट, आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं और बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं और कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का क्या कारण है? इस समस्या का कारण बताना है। कुछ बच्चे धीमा सीख रहे हैं, कुछ कम। क्या होगा कारण? देखिए सब बच्चों के में वैयक्तिक विभिन्नता होती है। अधिगम एक व्यक्तिगत चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं जो आप पढ़ा रहे हो, जितना भी अच्छा से आप पढ़ा रहे हो, सभी विद्यार्थी उसको समझ पाएँ, पकड़ पाएँ और ग्रहण कर पाएँ। क्योंकि अधिगम एक ऐसा होता है ना स्तर, अधिगम व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति के, हर छात्र के, हर बालक बालिका के सीखने की क्षमता अलग होती है। 1 नंबर ऑप्शन।
अगला है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बताने के लिए विभिन्न धारत्याओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े से यांत्रिक बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय विधि का प्रयोग कर रहे हैं? बताना है किस शिक्षण शास्त्रीय विधियों का प्रयोग कर रहे हैं दोनों अध्यापक। जाहिर सी बात है, दोनों व्यवहारवाद नहीं, स्पष्ट अनुदेशन नहीं, रचनावाद को दोनों छात्रों को दोनों अध्यापक बढ़ावा दे रहे हैं। रचनावाद हो जाएगा आंसर। रचनावाद क्या होता है? शिक्षण वृद्धि बालकों के चहुमुखी विकास के लिए रचनावाद आवश्यक है। ठीक है, रचनावाद में क्या है, बालक नई नई अवधारणाओं का विकास होता है, तो नई नई चीज़ों को सीखते हैं रचनावाद के द्वारा। अगला, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के साथ साथ उसकी प्रधानता बढ़ती है। अच्छा, किसी बच्चे के चिंतन में जब एज बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? एज बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? जीववाद बढ़ता है, सामान्यीकरण बढ़ता है, आत्मकेंद्रीकरण बढ़ता है। जब उम्र बढ़ती है तो देखिए चीज़ों को वो तर्क करने लगता है, फिर चीज़ों में क्या क्यों कैसे करने लगता है। ठीक, तो अवस्था के साथ तर्क बढ़ता है विद्यार्थियों में, बालिकाओं में। अगला है, किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है बताया। भाषा को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? देखिए, बुद्धि भाषा से संबंधित है, द्विभाषावाद भाषा से संबंधित है, अच्छा स्वास्थ्य का भाषा से संबंधित नहीं है। हालांकि बुद्धि और कोई चीज़ सीखना स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है, लेकिन भाषा के विकास की बात की जाए तो बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दुभाषता बुद्धि, इसमें इस प्रश्न में अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में अलग अलग दरों से विकसित होते हैं? ये बताना है आपको। देखिए, इसका आंसर होगा 4 नंबर होगा। विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है, 4 नंबर। सबसे पहले देखिए रीढ़ का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं, हाथ और हाथ की उंगलियों का विकास होता है, इसके बाद ही उन सभी पूर्ण रूप से संयुक्त विकास होता है। तो आपका 4 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? देखिए, आपका आंसर होगा 1 नंबर। आत्मकेंद्रियता और स्वलीनता जो है, ये आत्मकेंद्रिता और स्वलीनता दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। स्वलीनता केंद्रित व्यक्ति स्वयं में ही लीन रहता है, ठीक है, उसको अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहते हैं, जो स्वयं में ही रहता है। वह कम बात करता है ऐसा व्यक्ति, विचारों को दूसरे के साथ साझा करने से जो है हिचकिचाता है या नहीं करता है। तो सामाजिक संचार में आत्मकेंद्रिता और स्वलीनता ये एक चुनौती है। नेक्स्ट देखेंगे, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताएं हो तो अपने शिक्षा शास्त्र को उसके अनुकूल बनाने चाहिए। पहले में कहा गया है कि पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि उसके विभिन्न तरीकों से विद्यार्थियों को समझाएं। ठीक है, किसी चीज़ को बताना है तो उसके तरीके अलग होने चाहिए, और दूसरे कथन में कहा गया है कि अलग अलग विद्यार्थियों के हिसाब से शिक्षा अलग अलग अधिगम को अपनाना चाहिए। दोनों कथनों को पढ़िए। देखिए, पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, 1 नंबर ऑप्शन है, दोनों सही हैं। ठीक है, ए और दोनों सही हैं। विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए और अलग हर तरह के विद्यार्थी को उसके हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। तो ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या है। ठीक, सही व्याख्या है। नहीं,
नेक्स्ट, व्यापक और सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? कौन सा कार्य नहीं होता किया जाता? व्यापक और सतत मूल्यांकन में मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बना जाता है, तो ये किया जाता है। बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम किया जाता है, ये किया जाता है। परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से ये किया जाता है। अगर विद्यार्थियों का प्राथमिक के सतत मूल्यांकन करना है, ठीक है, तो उनको उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण नहीं करना है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 नंबर। ठीक, समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है बताना है। देखिए, परासंज्ञान शामिल है, विश्लेषण और मनन। समालोचनात्मक चिंतन में ये तीनों चीज़ें आवश्यक होती हैं। अगला है, कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टि बाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? दृष्टि बाधित विद्यार्थी, ठीक है, उन लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं है इसमें? तो कौन सी नहीं है? देखिए, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए तो ये प्रभावशाली है। ठीक, 3 आयामी नक्शे और चार्ट ये भी प्रभावशाली है। ये रीडिंग मशीन होती हैं, रीडिंग मैप होते हैं, वो दिव्यांग विद्यार्थियों के अलग होते हैं। वाले नक्शे और चार्ट की बात, जिन पर चित्र उकेरे होते हैं, ये उन नक्शे और चार्टों की बात की गई, 3 आयामी। और ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया, ये भी प्रभावशाली है। उत्तर आपका 4 होगा। कंप्यूटर जो है ना, वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रभावशाली नहीं होगा। 4 नंबर ऑप्शन होगा आपका। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जैसे आपको मालूम है, ब्रेल पेपर होते हैं, रिकॉर्डर होते हैं, रीडिंग मशीन होती है, अबेकस होता है, मुद्रित उभरा हुआ ग्लोब होते हैं, नक्शे होते हैं, चार्ट होते हैं, ब्रेल पेपर होते हैं। इस माध्यम से पढ़ाते हैं उनको। कंप्यूटर के सामने बैठा भी देंगे, बता भी देंगे तो दिक्कत है। ठीक, कैसे देखेगा, कैसे महसूस करेगा? तो ये कंप्यूटर का प्रयोग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उचित नहीं है। अगला देखेंगे। अभिकथन फर्स्ट है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर कुछ सीखना है, अधिगम करना है, तो सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समाज से ही व्यक्ति सीखता है, बच्चा सीखता है। ठीक है, तो ये सामाजिक क्रिया है अधिगम, और सामाजिक अवसरों पर भाग लेने के लिए इसलिए कहा जाता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं स्कूलों में, ठीक है, या इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज पर बच्चा आए और प्रदर्शन करे अपना, अधिक से अधिक सीखता है इसके माध्यम से। 1 नंबर ऑप्शन सही है। वह बालक किस से ग्रस्त है जो गणित अवधारणाओं को स्पष्टतः समझ नहीं पाता है? गणित अवधारणाओं को समझ नहीं पाता है तो उसके लिए है डिस्कैलकुलिया है। 1 नंबर ऑप्शन। ठीक, बच्चा अंकों के बारे में बुनियादी बातें याद नहीं रख पाता और गणित के सवालों को समझ नहीं पाता या निरंतर गलत करता रहता है। तो ये सब बच्चों में अलग अलग हो सकते हैं। इसको गणित को वर्ड प्रॉब्लम हल करने में उसको दिक्कत होती है, इसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया। वर्तमान समय में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया गया है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र को ए ग्रेड के अंतर्गत किसको रखा गया है? ई ग्रेड के अंतर्गत। देखिए, 90 से ये है ना आपका, 90 से 100% पाने वाले विद्यार्थी क्या हैं? ए ग्रेड के अंतर्गत हैं। समावेशी शिक्षा के विषय में देखिए एक प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या है? बता भी चुके हैं हम आपको कि समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा ऐसी है जिसमें सभी का समान विकास हो, सभी को अवसर समान मिले,
और सभी को समान सीखने को मिले, ठीक है, वो समावेशी कक्षा है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, ठीक, दृष्टिबाधित हैं वो भी हैं, दिव्यांग छात्र हैं वो भी हैं, हर तरह के विद्यार्थी हैं और उनको बराबर पढ़ने का अवसर मिल रहा है। वो ऐसी कक्षा समावेशी कक्षा है और ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सुमेलित कौन सा सही है? देखिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत सोवियत रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। तो आप नोट कर सकते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने कहा था? अभी हमने आपको बताया, रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की। ये सही है, 1 नंबर आपका ऑप्शन सही है, ठीक। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा समाज से सीखता है, समाज का बच्चों को सिखाने में विशेष योगदान रहता है और जिस प्रकार का समाज होगा उस प्रकार का बच्चा होगा, ठीक है। ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। अच्छा, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ना हो तो आप नोट कर लीजिएगा, ये जीन पियाजे ने दिया था। ये 2 नंबर वाला किसके द्वारा है? नोट कर लीजिए, आ जाता है परीक्षा में। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपका कोहलबर्ग ने। पूछ लेते हैं, नोट करते रहिए, कोहलबर्ग ने, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपका सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड, ठीक, नोट कर लीजिएगा, मंड फ्रायड ने। ये सारे सिद्धांत आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कथन ए, एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी आयु के बच्चे के विकास की तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होती है और सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान होती है। जब आप दोनों कथन पढ़ेंगे तो सबसे पहले पता चल जाएगा कि पहला गलत है। क्यों? एक बच्चे के विकास की प्रगति उसी आयु के विकास के बच्चों की तुलना में सटीकता से मापा नहीं जा सकता। हर बच्चे की विकास की प्रगति जो होती है वो अलग होती है। कैसे माप सकते हैं एक के आधार पर दूसरे को हम? ना तो शारीरिक के आधार पर, ना तो बुद्धि के आधार पर। विकास का अलग ही पैमाना है, हर छात्र का अलग है, हर विद्यार्थी, हर बच्चे का। अच्छा, विकास का स्वरूप और गति सभी बच्चों में एक समान नहीं होती है। ना तो उनकी गति समान होती है, ना तो एक के आधार पर दूसरे की तुलना कर सकते हैं। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, 4 नंबर वाला, ठीक। चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको 30 क्वेश्चन बताए। शेयर करिएगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके लिए आप प्लेलिस्ट में भी देख लीजिएगा जो वीडियो हैं, CDP के, EVS के, हिंदी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ पेडागोजी मिल जाएंगे वहाँ आपको। चैनल पर बने रहिए और आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। हमें विश्वास है इसमें से ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहे हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।